लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब पार्टी का हिस्सा बनकर नई सियासी पारी खेल रहे हैं। इनमें वे चेहरे भी शामिल हैं जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी के विजन और नेतृत्व पर भरोसा जताया था। इन नेताओं को उम्मीद थी कि इसका कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनकी आस अधूरी है। प्रदेश कार्यकारिणी में तो ये नेता जगह नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार है कि कुछ मिलेगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इन चेहरों का इस्तेमाल किया और चुनाव बीतते ही इन्हें दरकिनार कर दिया। वहीं बीजेपी का दावा है कि आगामी समय में निगम और मंडल में नियुक्तियां होने वाली हैं। इनमें पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह दिए जाने के साथ दल बदल करने वालों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके लिए सत्ता और संगठन में मंथन का दौर जारी है। प्रदेश कार्यकारिणी के बाद निगम मंडल की तैयारी, सत्ता और संगठन में चल रहा मंथन। निगम मंडल समेत कई बोर्डों में नियुक्तियां जल्द, पद की प्रतीक्षा में नेताओं की बढ़ रही बेचैनी। कांग्रेस से बीजेपी में आए इन नेताओं को आस। सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पूर्व सांसद, संजय शुक्ला पूर्व विधायक, विशाल पटेल पूर्व विधायक, अर्जुन पालिया पूर्व विधायक, दिनेश अहिरवार पूर्व विधायक, कमलापत आर्य पूर्व विधायक, हर्षित गुरु युवक कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, अजय सिंह यादव कांग्रेस मीडिया विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष व प्रवक्ता, सैयद जफर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता। बीजेपी के ये दिग्गज नेता भी कतार में। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, उमा शंकर गुप्ता, कमल पटेल, गौरी शंकर बिसेन, जयभान सिंह पवैया। कौन कहां से आया, अब सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं और पार्टी उन्हें केवल और केवल अपने सदस्य के रूप में देखती है। तो जो बाहर से भी आए हैं उनमें से भी कुछ नेताओं को वरिष्ठ दायित्व दिए गए हैं और भविष्य में भी अन्य लोगों को दायित्व दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जहाँ प्रत्येक काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त कार्य, यही पार्टी की नीति है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को अब उनकी सियासी गलती का एहसास हो रहा है। पार्टी का कहना है कि सत्ता के लालच में कांग्रेस छोड़ने वालों को अब न बीजेपी में जगह मिल रही है और न ही जनता के बीच कोई स्वीकार्यता बची है। बीजेपी की पॉलिसी ही यूज एंड थ्रो की रही है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, लोगों को बिल्कुल डिस्प्ले की तरह यूज करते हैं। यूज करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो का फार्मूला उनका रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाले पड़ रहे थे तो उन्होंने सरकार गिराने के लिए चंदों को इकट्ठा किया, ढूंढा, सरकार बना ली। उसके बाद लोगों को लालच दे के बाद में और भी बुलाते रहे, लोग डर के हमारे दबाव के कारण शामिल हो गए। आज हालत देखिए क्या है, एक आध किसी आदमी को एडजस्ट किया हो तो किया हो, वरना किसी का भी नहीं है। और वो बेचारे जो यहाँ से गए थे ना, उनकी स्थिति ये हो रही है, न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। अब निगम की आस लगाएं, चाहे विधानसभा की लगाएं, चाहे लोकसभा की लगाएं, उनका हाथ से यही रहेगा जो हुआ है। बहरहाल कहा यही जाता है कि सियासत में हर फैसला वक्त पर नहीं, वक्त आने पर होता है। बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के लिए ये दौर शायद उसी इंतजार का है जहां उम्मीदें तो जिंदा हैं, लेकिन इनाम अब भी अधूरा है। बीजेपी कह रही है कि समय आने पर सबको सम्मान मिलेगा। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि सत्ता की छांव ढलते ही ये नेता सियासी धूप में खड़े रह गए हैं। बीजेपी फिलहाल संगठन को संतुलित करने में जुटी है। ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी इन नेताओं को कब और कितनी अहम भूमिका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी किसकी लगेगी लॉटरी। दरअसल मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी एक नई टीम घोषित कर दी है और अब उनकी टीम घोषणा के बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये बहुत जल्द ही जो है निगम मंडलों में भी नियुक्तियाँ होंगी, क्योंकि ये बड़ी
बेसब्री से इन नियुक्तियों का इंतज़ार किया जा रहा था और प्रदेश कार्यकारिणी का भी इंतज़ार बहुत लंबे समय से था। पिछले 1 महीने से इसी बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आज घोषित हुई, कल घोषित हुई, परसों घोषित हुई। और हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की और उसमें बात खास ये रही कि उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करने के बहुत कम अंतराल में वो कार्यकारिणी घोषित कर दी बनिस्बत अपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की। तो इस मायने में वो थोड़ा सा बाजी मार ले गए। इंतज़ार भले ही ऐसा देखने में लगे कि लंबा हो गया, लेकिन उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की तुलना में 112 दिन में ही अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी उनके पदभार ग्रहण करने के बाद। तो एक तरह से उन्होंने जल्दी कर दी। खैर, बहुत समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अब निगम मंडलों में नियुक्तियों कब होंगी और उसके दावेदार कौन होंगे। और इन सब के बीच एक जो बड़ी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में बड़े प्रमुखता से या बड़ी चटखारे लेकर कही जाती है, सुनी जाती है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 सालों में एक बहुत बड़ा कुनबा दूसरे दलों का आगे इसमें मिल गया भाजपा में। अब अभी तो यही कहा जाता है कि ये बिल्कुल मिश्री की तरह घुल गए हैं ये, पर लेकिन अब असली परीक्षा अब सामने आएगी जब नियुक्तियों में कई लोग के नाम तो आ जाएंगे और कई लोग बाहर हो जाएंगे। तब गुटी संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण होगा। तो वो समय अब आ गया और जैसे जैसे इन निगम मंडलों में नियुक्तियाँ होंगी या जो और भी जो प्राधिकरण वगैरह हैं उसमें नियुक्तियाँ होंगी, उसको लेकर वास्तविक राजनीति सामने आ पाएगी। हालांकि इन नियुक्तियों के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीदें इसलिए बंधी हैं कि चूंकि प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गई, अब कार्य समिति में आएंगे लोग, पदाधिकारी बनेंगे, निगम मंडलों के भी पदाधिकारी बनेंगे। केवल इंतजार इस बात का है कि ये सब बिहार चुनाव के पहले हो जाएगा या बिहार चुनाव के बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी आधा मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश की आधा संगठन और आधे से ज़्यादा नेता भी बिहार में लगी हुए हैं। उसमें मुख्यमंत्री तो बड़ी उनकी व्यस्तताएँ वहाँ पर हैं। तो इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि ये कब होगा, कितना इसमें समय लगेगा। और ये इंतज़ार इसलिए भी अब ये नहीं कहा जा सकता कि साहब बिहार चुनाव के बाद हुई होंगी, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति तो बिहार चुनाव के बीच में ही घोषित कर दी। तो अब किसी बात का कोई भरोसा नहीं कि कब जो है समिति घोषित हो जाए। तो हम तो यही कह सकते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं और जिन लोगों की नज़रें इन पदों पर हैं वो आशा भरी उम्मीदों से इन पदों पर देख सकते हैं। उनके इंतज़ार की घड़ियाँ भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाली हैं। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। बीजेपी को निगम मंडल की नियुक्तियों में क्यों लग रहा समय? प्रदेश कार्यकारिणी के बाद निगम मंडल में किसकी लगेगी लॉटरी? दल बदलने वालों को क्या मिलेगा इनाम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे बीजेपी पर अवसरवादिता? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। संजय जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलूवालिया मैडम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपके यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी 25 सदस्य 29 लोग कम से कम शामिल किए हेमंत खंडेलवाल जी ने, और उसमें बड़ी मतलब इंटेलिजेंटली उन्होंने इस कार्यकारिणी का गठन किया। अभी तो इसके एनालिसिस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बैलेंस उन्होंने बनाने की कोशिश की। और आप लोगों को तो इसलिए खुश होना चाहिए कि उन्होंने 25 में से 7 मेंबर महिलाओं को दिए उन्होंने, मतलब 25-26% उन्होंने महिलाओं को दिया। एक बड़ी बात है। जबकि अदर महिला मोर्चा ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर ही रहा है, उसमें महिलाएं काम कर ही रही हैं, लेकिन इसमें विशेष स्थान आप लोगों को मिला। तो आप लोगों को तो ये बड़ी आशा भरी खबर है। लेकिन अब जो आने वाले दिनों में चूंकि नियुक्ति का सिलसिला आपकी पार्टी में शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली अब निगम मंडलों का इंतजार है, निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार है। तो एक तो आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि ये इंतज़ार कब खत्म होने वाला, बिहार चुनाव के बाद या बिहार चुनाव के पहले, इसी दरमियान? सबसे पहले तो जी, आपको भी। साथ में मेरे साथ जो आप विद्वान जन हैं जुड़े हुए, संजय जी, रितेश जी और आपको भी योगीराज जी। जी, आपको भी
जो नवीन कार्यकारिणी है उन सभी अनुभवी सदस्यों को मैं मंगल कामनाएं देती हूँ और संगठन के काम को बहुत ही निष्ठापूर्वक ये आगे बढ़ाएंगे। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने सुनिश्चित किया है। उनकी जो कार्यप्रणाली है वो हम सब देख रहे हैं। एक अनुभवी और एक पुराने जिम्मेदारी से काम करने वाले नेता हैं वो। उन्होंने जो गठन किया है और आगे भी जो निगम मंडल का भी होना है गठन, वो भी सुनिश्चित तरीके से होगा। आप देख रहे हैं कि उनकी कार्यप्रणाली बहुत स्पष्ट है, सर्वसमावेशी है, उन्होंने संतुलित प्रकार से किया है, इसलिए स्पेकुलेशन करना उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जहां एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हम प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है और हर प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए उसके उचित कार्य को भी हम सौंपते हैं। और हमने ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने के लिए ये पार्टी की विचारधारा है। तो जहां स्वराज, स्वदेश, स्वधर्म का बहुत, वहां पर हम ये भी बहुत स्पष्ट करते हैं कि कार्यकर्ता जो हमारे विचारधारा के वाहक हैं, तो उसी अनुकूल ये नियुक्तियां भी आप अभी कुछ ही दिनों में हो जाएंगी। ठीक बात है। असल में क्या स्पेकुलेशन की बात इसलिए उठती है बार बार, क्योंकि आप क्या, मैंने जिक्र किया था पूरी पहले शुरू की कमेंट्री में कि एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो दूसरे दल से आप क्या आ गया है। तो बड़ी चिंता रहती कांग्रेस की, तो खैर ये चिंता है ही कि अब उनको कितनी, कैसे, कब मिलेंगी, इस बात को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। योगीराज जी, सोचने वाली बात ये है कि ये लोग क्यों दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो जो मैंने बिंदु आपको बताए, स्वराज, स्वदेश, स्वधर्म, जनहित के कार्यों में भागीदारी होना, हमारे सम्मान की परंपरा, हम कार्यकर्ताओं को किस किस सम्मान के जरिए हम उनसे कार्य प्रणाली लेते हैं, तो ये सारी चीजों से प्रभावित होकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में जो योगदान कर सकते हैं, जो विकास की नीति के साथ काम कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो भी अपने एक मूल स्वरूप को स्वीकारते हैं, हम अपनी विचारधारा के अधीन आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पार्टी में विचारधारा को लेकर सम्मिलित होते हैं और ये एक सामान्य और सम्मानित एक दर्जा हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर भी स्पेकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य। तो इस पर अब अगर टिप्पणी हो रही है तो मुझे लगता है वो अपनी खामियां छुपाने के लिए हो रही है, क्योंकि हम देख चुके हैं, हमारा ये तो बहुत स्पष्ट अनुभव है कि कांग्रेस में जो जितू पटवारी हैं, मैं तो उनको हारा हुआ पटवारी बोलती हूँ। और उसका कारण है क्योंकि जहां समिति का गठन होना था, जहां पूरी कार्यकारिणी का गठन होना था, आप और हम जानते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा लिया उन्होंने, कितना समय लगा लिया। और अब जो गुटों में और खेमों में बटे हुए हैं ये, ठीक, तो ये एक दूसरे के ऊपर ही वार और आरोप का सिलसिला जी जारी जी, करते, काम तो कर नहीं पा रहे हैं ठीक ये। ठीक ठीक। एक मैं कमेंट ले लेता हूँ रितेश त्रिपाठी जी का। रितेश जी देखिए, ये तो बीजेपी में का अपना एक ढांचा है, उनके कार्य करने की अपनी एक प्रणाली है, उनका एक तरीका है, और वो उनके लिए ये बात निश्चित तौर पर कि पहले से ही सबसे बड़ी पार्टी है, और फिर दावा ये किया जा रहा है कि 3-4 लाख कार्यकर्ता दूसरे दल से आ गए हैं, तो ये चुनौती तो है ही उनके लिए, लेकिन वो उस चुनौती से निपटना भी जानते हैं। लेकिन ये जो आप जो बार बार सवाल आपके मन में क्यों आ रहा है कि कांग्रेस से जो बीजेपी में गए उनको यथोचित सम्मान नहीं मिल रहा, वो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं? अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां पर एक सभा कर रहे हैं और उसमें जो नरेंद्र सिंह तोमर के 3 किलो है, कोई जिसमें नहीं गया है। मिला के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उठा पटक का माहौल बना हुआ है, खाली उनका इंटरनल मामला है। अभी वाणी जी की बातें मैं सुन रहा था, बहुत ही, तो उन्होंने कहा स्वदेश की बात। तो स्वदेशी होने का यही नियम है कि जो चाइना कल तक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ बैठा था, आज हम उसको ही साथ हाथ मिला रहे हैं और बता रहे हैं स्वदेशी। स्वधर्म का यही है, पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए, ये क्या स्वधर्म में आता है? सम्मान की बात आपने कही, तो आपने जैसा आडवाणी जी को सम्मान दिया, क्या वो सम्मान की श्रेणी में आता है?
और समावेश का तो अब मेरे पास कोई इतना आऊंगा समय वाणी जी, नहीं मैं है आऊंगा आपके पास। कि मोहन यादव जी और शिवराज सिंह के बीच की जो सरफुटौल है वो समावेश की भाव को खुद ब खुद दिखा कितना समावेश है। नंबर 1। अब अपन आते कैडर बेस्ड पार्टी में, मैं मानता हूँ कैडर बेस्ड पार्टी है, आप कैसे भी हैं कि कार्यकर्ता का सम्मान, देवतुल्य कार्यकर्ता, पर जब 40-40 लोग बाहर से हाथ जोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिए जाते हैं और उनको बार बार टिकट दे दी जाती है, तो क्या देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर्फ दरी बिछाने के लिए और मजीरा बजाने के लिए पार्टी में लगा रखा है क्या? कहाँ है उसका सम्मान का ध्यान कौन रखेगा? अब रही बात कि ये मंडल और निगम किसको मिलेंगे, तो जो जितनी बोली लगाएगा वो उसको मिलेंगे, ये बात खुलकर आ चुकी है। अभी आपने राष्ट्रधर्म की बात की, कैडर बेस की बात की। 4 दिन पहले ही केरल का एक 18 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की है और पोल खोलते हुए आत्महत्या की है कि आरएसएस की चाल चरित्र चेहरा किस तरह का है। शायद आपने पेपर और मीडिया के माध्यम से पढ़ा होगा वाणी जी, तो आपको अपनी पार्टी की अंतरात्मा और जो पार्टी का सिद्धांत और पार्टी का जो प्रैक्टिकल रूप उन दोनों में कितना बड़ा अंतर, इस बात की भी आपको छवि देखने को मिल गई होगी। तो मेरे लिए शब्दों की कमी है कि मैं आप चेहरे बता पाऊँ, ऐसे शब्द नहीं है कि आपका जो चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख रहा है। अब आता है मध्य प्रदेश के संगठन के बारे में, तो मध्य प्रदेश के संगठन में आप हारू पटवारी कहिए या जो भी आपका मन है, क्योंकि शब्दों में कोई लगाम नहीं होती है, खुद की मर्यादा होती है, खुद का संयम होता है, हमको जो कहना चाहिए। मैं प्रदेश के मुखिया को आदरणीय मोहन यादव जी कहूंगा क्योंकि हमारी पार्टी के संस्कार है। अब रही बात जीत और हार की, तो आपने देखा कि किस तरह से जो जिन सीटों पर 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें किस तरह से 1000-2000 के अंतर में सारी सीटें किसी तरह हार जीत के अंदर से रह गई। और जिसको आप हारू पटवारी कह रहे, उसी जीतू पटवारी ने 2-2, 3-3 बार राव विधानसभा में आपकी पार्टी के दिग्गज नेताओं को माटी पलीत किया है। उसी नेता ने भी शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर घुस के उनसे किसान को जो भावांतर उसके बारे में सवाल किया है। तो मध्य प्रदेश में टीम गठन के नाम पर बंदरबाट का खेल चल रहा है और एक सरफुटौल का माहौल है और इसकी कीमत मध्य प्रदेश के लाखों लाख आम आदमियों को चुकानी पड़ रही है। जीतू पटवारी जी की आप शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की बात कर रहे हैं, वो तो बड़ी थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि वो सोयाबीन की बात कर रहे थे और गेहूं की बोरी उठा के चले गए थे, ऐसा वीडियो भी चला, थोड़ा सा वो हास्यास्पद हो गया। वो आया नहीं, पर अगर वो अनाज की कोई भी बोरी ले जाते हैं तो क्या सोयाबीन लो या गेहूं लो या चावल लो, जौ लो, उड़द लो, बात तो किसानी की कर रहे हैं ना, वो बात तो किसान की समस्याओं की कर रहे हैं ना। वो कोई 16 लाख करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ करने की बात तो नहीं कर रहा जो सरकार ने किया है। तो इस सरकार का चाल चरित्र चेहरा ये की बात किसानों की करते हैं और पेट ही अडानी और अंबानी का भरते हैं। ऋषभ जी करते हैं और लड़ाई कमेंट में वाणी जी का ले लेता हूं। ऋषभ जी, पहली बात तो आपने स्वदेश की बात की, तो राहुल गांधी मार्च 2025 से अभी तक कितनी विदेश यात्रा कर चुके हैं और क्यों करते हैं? क्या हमारे देश में भ्रमण करना उनको इनके लिए आप लोगों ने रोक के रखा है? आपको फिर मौका दूंगा, सुन लीजिए बीच में मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको बीच में टोका नहीं है। दूसरी चीज जो आप जितू पटवारी जी का जो ये पीआर स्टंट था, 5 माइक अपने कुर्ते पे लगाकर जो अपनी मीडिया टीम को बोल रहे थे अरे सामने से हटो, वीडियो ले रहे हैं, आपने देखा ये पूरा एक पीआर स्टंट था। और ऐसे पीआर स्टंट आपके वरिष्ठ नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रोज देखने मिल जाते हैं। कभी उमंग सिंघार करते हैं, कभी जितू पटवारी करते हैं, हाँ साथ में कभी नहीं करते, ये सब अलग अलग करते हैं। कोई अपने बेटे को कि आगे का राजनीतिक सफर सुदृढ़ करने के लिए करता है, जैसे दिग्विजय सिंह करते हैं, कभी कमलनाथ करते हैं। पर आप लोग सफलतापूर्वक विश्वसनीयता जो नहीं पा सकते हैं, ये इसलिए आपके पीआर स्टंट्स होते हैं। कमेंट में ले लेता हूं, किसानों की बात करती हूं तो 23 लाख से ज्यादा किसानों को भावांतर योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित हो चुके हैं और किसानों को वो जो फायदा मिल रहा है इससे भी आप लोगों को दुख हो रहा है, आपके पेट में टीस उठ रही है। एक कमेंट में संजय जी का ले लेता हूं, फिर मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। संजय जी, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, एक तो जो वर्तमान जो कार्यकारिणी हुई उसकी जो बैलेंसिंग है उसके बारे में भी यदि आप कुछ कहना चाहें तो वो भी कहिए, और दूसरा अब ये जो इंतज़ार हो रहा है निगम मंडलों में, बहुत दिनों से ये बात चल रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, तो ये इंतज़ार कब खत्म होने वाला है और इसमें क्या बैलेंस रखा जाएगा, और जो चिंता जो बार बार आ रही है कि जो दूसरे दलों के जो नेता उनका क्या होगा। देखिए, इसमें यही एक सबसे बड़ा विषय है, चाहे अभी कुछ दिन पहले कार्यकारिणी का गठन हो
या अब आने वाले निगम मंडल प्राधिकरण की बात हो, इन दोनों बातों में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जो कांग्रेस या विभिन्न दलों से लोग आए उनका क्या होगा। अब इस पे ये सवाल तो है ही, साथ में ये भी सवाल है कि जो एक सीमा तक काम कर चुके हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम कार्यकारिणी में आएंगे, निगम मंडल में आएंगे, लेकिन उनको तो धूमिल हो गया। अब जो नए लोग आ गए, जो आपने भी कहा कि लगातार बड़ी संख्या है, तो अब जब आपने कार्यकारिणी में उनको नहीं लिया, तो अब उम्मीद निगम मंडल में कैसे लगाई जा सकती है। तो ये तो ठीक है कि आप सरकार या संगठन नवाचार कर रही है, और नवाचार करना भी चाहिए, अच्छी बात है कि वो नवाचार कर रही है, नए नए लोगों को मौका दे रही है, जो जिस लायक समझी जा रही है तो उस लायक उनको काम दिया जा रहा है। और हेमंत खंडेलवाल की एक बात और अच्छी है कि वो एक ठाकरे जी की पद्धति पे काम कर रहे हैं। मतलब अब उनकी छवि उभर के आ रही है कि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे अनुशासन प्रियता, मितव्ययिता और सरलता और संगठन के अनुभव के तहत वो काम कर रहे थे, उन्हीं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है जी, ठीक है, उनकी कार्य करने की अपनी एक प्रणाली है, और सबसे अच्छा है कि उनका जो कैरेक्टर है वो निर्विवाद और निष्पक्ष और ईमानदार है, उनकी छवि। वाणी जी, एक चीज तो ये है कि इस पर तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि कांग्रेस से आए या दूसरे दलों से जो आए लोग, एक तो वो है, दूसरे आपकी पार्टी में भी कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो अभी बाहर हैं, ना वो संगठन में है, ना वो सरकार में है, ना किसी मंत्रिमंडल, ये ना किसी निगम मंडलों में। तो क्या ऐसे लोगों को उसमें दोबारा से जगह मिलेगी क्या? इसमें नाम तो खैर आप वैसे ही बहुत जानती हैं आप, अब गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नरोत्तम मिश्रा जी हैं, रामनिवास रावत जी हैं, दूसरे दलों से आए सुरेश पचौरी जी हैं, और भी एक्सट्रैक्टर। आप इसको कैसा वो मानती हैं? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट और साफ कर दिया था योगीराज जी कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बहुत स्पष्ट है। हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए उचित कार्य है। जो भी पद देना है, जो स्थान देना है, वो माननीय हेमंत खंडेलवाल जी इतने अनुभवी हैं और वो संगठन की रीति नीति पद्धति से भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, तो वो उसका करेंगे उसका निर्वाह। ठीक है। असल में देखिए वाणी जी, केवल संगठन का मसला होता तो ये मसला केवल उन पर छोड़ सकते थे कि हेमंत जी का, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड प्रदेश अध्यक्ष, तो ये जो दोनों के बीच की जो कड़ी है, इसके अलावा ऊपर से फिर संघ के लोग, और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित तौर पर जिस आशा से आपकी पार्टी में लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो उनकी है, और उनको अभी तक उनकी उम्मीदें पूरी नहीं। सबसे पहली आशा होती है देश की सेवा, जनता के हित के कार्य करना, और दूसरा दायित्व हो जाता है कि हम पार्टी की विचारधारा को एक जीवंत इकाई के माध्यम से हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। ये दो चीजों से प्रभावित होते हैं जब कार्यकर्ता, तब वो पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए जिन्होंने ये हमारे खेमे में आए हैं, उनको भी इसी अनुरूप कार्य करना होगा। ठीक। अच्छा रितेश जी, एक बात ये बार बार उठती है कि देखिए कुछ लोग आपके यहाँ से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनको उचित समय नहीं, उनको उचित स्थान नहीं मिला। अब सपोज कीजिए उनके पास विकल्प अभी लौटने के भी हैं आपके यहाँ, तो क्या ऐसे लोगों को फिर आप स्वीकारेंगे? हमने ऑलरेडी अपनी पार्टी से जो छन्ना था उसको, उसमें छन्ने से जो भी बिना काम के लोग उनको निकाल के बाहर कर दिया है। अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ऐसे लोगों को यही संभालें और यही पालें। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नेता तो उनके संपर्क में दोबारा पार्टी में लाने के लिए देश के प्रदेश के साथ थोड़ी जनता का भला करेगी। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखिए योगीराज, ठीक बात। एक चीज रितेश जी ने फिर बहुत स्पष्ट कर दी। इन्होंने तो तुलना कर दी कार्यकर्ताओं की जानवर से। इनके जो वरिष्ठ है राहुल गांधी, वो इनको घोड़े बनाते हैं, तो अस्तबल हो या कैनल हो। ठीक बात। मुझे लगता है मनुष्य नहीं समझते हैं कार्यकर्ताओं को, उन्होंने उनकी जानवरों से ही तुलना करनी है। ठीक बात। संजय जी, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि देखिए ये तो पॉलिटिक्स है और ये अफवाह उस पर ही चलती है, कयासों पर ही, लेकिन फिर भी चूंकि अब ये नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी निगम मंडल में नियुक्तियां होंगी, और हो सकता है कि क्षेत्रीय संतुलन, गुटी समीकरण इसमें देखने को मिले, और ख़ास तौर पर सागर महाकौशल
इसका रिप्रेजेंटेशन अभी कम हो रहा है। अभी तो मालवा का दबदबा चल रहा है पूरे उसमें, थोड़ा ग्वालियर चंबल का भी, लेकिन ये पूरा बेल्ट छूट गया। बिल्कुल। और एक्चुअल में सिंधिया जी के लोग भी, जैसे संगठन में अभी आप देखिए सिंधिया जी के लोग बहुत गिने चुने इक्का दुक्का लोग शामिल हैं। जो कांग्रेस से आए हैं वो भी अभी वंचित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब सुरेश पुजारी जैसे नाम है, अब उनको निगम मंडल में, मतलब जो केंद्रीय मंत्री रहा वो निगम मंडल में एडजस्ट होगा। नरोत्तम मिश्रा, गौरी शंकर बिसेन, जयवान सिंह पवैया, कितनी बड़ी फहरिस्त है। तो निगम मंडल में या तो वो कंट्राडिक्टरी होगा, अगर वो आ गए तो फिर वो विरोधाभास होगा, ये या उनको बोलना पड़ेगा ये सम्मान नहीं मिला। बहुत विरोधाभास है। मुझे लगता है संगठन बहुत मंथन करके और जिनको जरूरी है उन्हीं को मौका मिलेगा। मेरा तो ये मानना, देखिए संजय जी, आप तो सब लोग वरिष्ठ हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कि यदि कोई चुनाव में हार गया, जो हारे हुए विधायक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जबरन उनको कहीं एडजस्ट नहीं करना चाहिए, फिर उनको मौका देना चाहिए, आप जाइए दोबारा से फील्ड में और जीत के आइए। क्योंकि एक ही आदमी जाइए सब जगह जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बहरहाल इंतज़ार आपको भी है, इंतज़ार हमें भी है। बहरहाल इस चर्चा में आपने भाग लिया, वक्त की बंदिशें, वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।